अगर आपको इस कहानी के पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। अर्पिता जाकर कमला और शीला की मदद करने लगती है। प्रेम बाहर आज शोभा को ढूंढता है। शोभा को वहां न देख वो अर्पिता के पास जाकर खुद ही एक प्लेट में खाना लगाने लगता है, जिसे देख अर्पिता पूछती है, दी के लिए खाना लगा रहे हैं आप? हाँ, माँ ने उसे अंदर जाकर रेस्ट करने के लिए बोला है, प्रेम ने संक्षिप्त उत्तर दिया। जिसे सुन अर्पिता बोली, ठीक है, लेकिन दी के लिए ही अलग से थाली रखी है, जो शायद आंटी जी ने अलग से खाना बनाकर लगाई है। ओह ठीक, लाओ, वो मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। और माँ से कह देना मैं खाना कमरे में ही ले गया हूँ, ठीक है? जी हम बोल देंगे, अर्पिता बोली। तो प्रेम जी पहली पहली बार बोलिए गुनगुनाते भी वहां से निकल जाते हैं। सभी आकर इकट्ठे हो डिनर करने लगते हैं। राधु प्रेम को वहां ना देख शोभा अलग से रखी थाल की ओर देखती है। उसे वहां ना देख उसे समझते हुए चुपचाप खाने लगती है। कुछ देर बाद सभी कमरों में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्पिता, शोभा, कमला, स्नेहा, शीला बचा हुआ सारा कार्य समाप्त कर वहां से चली जाती है। अगले दिन अर्पिता श्रुति की मदद से अपना कार्य खत्म कर सब लेडीज के साथ नीचे बैठी हुई होती है। घर में सभी पुरुष समस्त बाहर कार्य से गए हैं। केवल परम और प्रेम ही घर में हो, जो दोनों एक साथ महफिल जमाने बैठे हैं। घर की सब लेडीज को एक साथ देख राधिका बोली, माँ अभी कुछ देर में शहर की एक्सपर्ट पार्लर से टीम आएगी, तो आप सबको फेशियल, मैनिक्योर, वैक्स जो भी कराना हो करा लीजिएगा, जिससे कल मेकअप के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब लड़के वाले हैं तो टेंशन में रहना ही होगा ना, कोई भी 19 नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छा किया राधु, वैसे भी हमारी घर की बहुएं चांद के टुकड़ों से कम नहीं है। थोड़ा और सज सवर लेगी तो किसी की नजर ही ना हटेगी, शोभा ने कहा। माँ यह हमारे लिए नहीं, आप बड़ों के लिए बुलाइए। आप लोगों के बाद हमारा नंबर आएगा। अब जब घर के बड़े ही नहीं जचेंगे तो हम छोटों को सजने संवरने का क्या अर्थ? लगना चाहिए ना हम आपकी बेटियां हैं। बताओ सही कहा ना हम? राधु ने शोभा के कंधे पर सर रखते हुए कहा। जिसे देख शोभा बोली, हाँ ठाकुर जी की सौगात ही हो तुम सब इस परिवार के लिए। राधु को माँ के इतने पास देख प्रेम जी चिढ़ाते हुए बोले, नॉट फेयर माँ, बेटी मिल गई तो याद है, लेकिन जिसकी वजह से मिली है भूल गई। राधु कहीं से जलने की बू आ रही है, देख तो जरा यहाँ कुछ जल रहा है क्या? शोभा मुस्कुराते हुए राधु से बोली। जिसे सुन राधिका प्रेम की ओर देख बोली, माँ सही कह रही हो, आप कोई तो है जो जल रहा है। प्रेम जी गुस्से का अभिनय कर कहते हैं, ठीक है फिर जलने ही दो, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। कहते हुए वो छत पर चले जाते हैं। जाकर मना लो उसे, फिर कुछ दिनों बाद ये रूठना मनाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों के बीच ये नन्ही सी जान आ जाएगी। जिम्मेदारियां बढ़ेगी तो फिर इन सब का समय भी नहीं मिलेगा। शोभा राधु से बड़े ही प्यार से बोली, माँ वो छत पर गए हैं और हम अकेले छत पर गए तो और गुस्सा करेंगे। अब तो उनके नीचे आने का इंतजार ही करना पड़ेगा। राधु बोली, इंतजार क्यों? ये है ना तुम्हारी होने वाली छोटी देवरानी अर्पिता, ये तुम्हारे संभाल कर ले जाएगी, शोभा ने धीरे से राधु से कहा। जिसे सुन राधु शोभा के कंधे से अपना सर हटाते हुए हैरानी से उनकी ओर देखते हुए बोली, माँ आपको भी इस बारे में पता है? राधु, आपको भी इससे मतलब और किसे पता है? शोभा ने पूछा तो राधिका बोली, इन्हें भी पता है। कल जब हमने इनसे कहा तो बोले कि हमें अब पता चला है। इसका अर्थ वो पहले से जानते हैं। कोई बात नहीं राधु, सबको पता ही चल जाना है कभी ना कभी। अभी के लिए तुम बताओ कैसी लगी प्रशांत की पसंद? हमारे ही जैसी है, लेकिन ये थोड़ी चंचल है, वो भी जरूरत और माहौल के अनुसार, और यही इसकी खासियत है। हमारे प्रशांत भाई के साथ खूब जमेगी। सो तो है। एक बात, वो तुम्हारी ही तरह है, जिसे साहस और धैर्य के साथ बुद्धिमानी ये गुण भी है। शोभा बोली, हाँ माँ, ये गुण तो उसके द्वारा किए गए कार्य में जी झलक रहे हैं। तो मैं इनकी बात कब आगे बढ़ रही हूँ? राधु उत्साहित होते हुए बोली, जब शीला को समझ आ जाए कि ये लड़की बिल्कुल ठीक है उसके बेटे के लिए। जिद किए बैठी है, बहू लाएगी तो अपनी ही पसंद की, वरना बेटे की शादी ही नहीं करेगी। चाची जी भी मान जाएगी, नहीं तो हम लोग हैं ना, सब मनवा लेंगे।
राधिका ने कहा, जिसे सुन शोभा बोली, हाँ राधु, ये काम तुम ही कर सकती हो, लेकिन बाद में करना, अभी के लिए खुद का सोचो। जाओ छत पर, मैं बोलती हूँ अर्पिता से, ठीक है? जी माँ, कहती है तो शोभा अर्पिता को आवाज देते हुए कहती है, अर्पिता यहाँ आना। जी आंटी जी, आते हुए अर्पिता बोली। अर्पिता को देख शोभा बोली, अर्पिता राधु को छत पर बुला ले आओ, धूप निकली है, थोड़ा धूप सेक लेगी। जी आंटी जी, अर्पिता ने शोभा से कहा और अर्पिता राधिका के पास जाकर उसे उठाते हुए बोली, दी चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। राधिका को साथ लेकर अर्पिता धीरे धीरे सीढ़ियों तक पहुंचती है तो अर्पिता राधु के साथ साथ चलकर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है और कुछ ही देर में दोनों ऊपर रूफ गार्डन में पहुंच जाते हैं। अर्पिता, दी आप छत पर पहुंच गई है। प्रेम भाई छत पर ही है, आप एक बार रुकिए, हम देख लेते हैं, अगर वो यहाँ मौजूद है तो हम नीचे निकल जाते हैं। अर्पिता, वो यही है, झूले पर बैठे हुए गजलें सुन रहे होंगे। आप परेशान न होइए, हम यहाँ तक चले जाएंगे, आप बस हमारा एक कार्य कर दीजिए। राधिका अर्पिता से बोली। क्या दी, बताइए हमें, अर्पिता ने कहा। राधिका अर्पिता से बोली, छोटे से कहना, हमने इसे यहाँ बुलाया है, ठीक है? ओके दी, हम बोल देंगे, अर्पिता ने कहा और वो वहां से नीचे चली आती है। राधिका अपने कदम दरवाजे पर रखती है और सामने झूले पर बैठे प्रेम को देख कहती है, प्रेम जी क्या सुन रहे हैं आप? प्रेम कुछ नहीं कहते, बल्कि यूं ही आंखें बंद किए झूले पर लेटे रहते हैं। राधु प्रेम जी के पास जाती है और उनके सिर पर हल्का सा उठाकर वहीं बैठ जाती है। प्रेम वापस से अपना सिर राधु के गोद में रख लेते हैं। राधु, नाराज है आप? प्रेम अपनी आंखें खोल उसे देखते हैं, फिर आंखें बंद कर लेते हैं। राधु प्रेम जी के कानों में लगा हेडफोन हटाते हुए कहती है, अभी इसे बाद में लगाना, पहले हमें बताओ नाराज क्यों हो आप? प्रेम, क्या तुम्हें नहीं पता राधु? राधिका, हम अकेले नहीं आए हैं प्रेम जी, अर्पिता हमें यहाँ छोड़कर गई है। हम जानते हैं अगर हमने ऐसा सोचा भी तो आप नाराज होंगे। प्रेम, ना मैं इस वजह से गुस्सा नहीं हूँ। और दूसरी ओर देख मुस्कुरा देते हैं, जिससे राधु महसूस कर कहती है, राधिका, अच्छा नीचे जो हुआ वो तो बस यूं ही था प्रेम जी, उसके पास प्रेम जी आपके इस नकली गुस्से की तरह। प्रेम, हाँ तो नकली ही सही राधु, क्योंकि तुम पर तो गुस्सा भी नहीं आता मुझे, क्या करूँ, सीख ही नहीं पाया। यह तो बस तुम्हें थोड़ा तंग करने के लिए अभिनय कर रहा था, वह भी पकड़ा गया। प्रेम की इस बात पर राधु मुस्कुरा देती है। वही नीचे अर्पिता परम के कमरे में जाती है और नॉक करते हुए कहती है, परम जी आपको दी छत पर बुला रही है। जाता हूँ छोटी भाभी, परम ने मुस्कुराते हुए उठते हुए कहा। ठीक है। अर्पिता वहां से अपने कमरे में चली जाती है। उसका फोन रिंग होता है। हमारा फोन रिंग हो रहा है, नया फोन, नया नंबर है, ये अवश्य शान का होगा, सोचते हुए वो मुस्कुराकर अपना फोन उठाती है और कहती है, कहाँ है आप शान? शान, कैसे पता ये मैं हूँ? अर्पिता, कॉमन सेंस शान, नया फोन नया नंबर है, और ये लेकर कौन आए? आप तो समझ गए, हम आप ही होंगे। गुड, बस मैंने चेक करने के लिए कॉल किया था, सिम कार्ड एक्टिव हुआ कि नहीं। हो गया, पता चल गया, तो अब घर आकर बात करता हूँ, ठीक है, प्रशांत ने कहा। अर्पिता बेड से उठते हुए बोली, जी ठीक है, हमें इंतजार रहेगा। हाय मेरा इंतजार, फिर तो मैं जल्द आऊँगा, अप्पूसान ने कहा और फोन रख दिया। अर्पिता फोन रख कमरे से बाहर आ जाती है और जहाँ पार्लर वाली टीम आई हुई होती है और घर सभी लेडीज वहीं नीचे इकट्ठे होते हैं, ये देख अर्पिता भी नीचे चली आती है। अर्पिता को देख शोभा कहती है, अर्पिता तुम कुछ देर त्रिशा को संभाल लोगी क्या? चित्रा भी अभी मार्केट जाना है, कुछ देर में लौट आएगी। जी आंटी जी, अर्पिता ने कहा और त्रिशा को अपनी गोद में ले उसे कहती है, हेलो लिटिल एंजल, कैसी है आप? त्रिशा, हम तो अच्छे हैं। अर्पिता, बहुत बढ़िया। लिटिल एंजल, आपको पता है हमारे पास आपके लिए कुछ चॉकलेट्स है, लेकिन वो कमरे में है, तो हमें दोनों वहीं चले? ओके स्वीट दीदी, त्रिशा ने कहा तो अर्पिता ने चित्रा की ओर जाने का इशारा किया और खुद त्रिशा को लेकर कमरे में चली जाती है। चित्रा एक जनरल स्टोर में शोभा जी ने बताया हुआ सामान खरीदती है और एक मिष्ठान भंडार की दुकान पर जाती है, जहाँ पहले से ही थोड़ी भीड़ होती है। चित्रा, प्रणाम अंकल, आंटी जी ने आपके लिए एक निमंत्रण भेजा है। दुकानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया, छोटे बेटे की शादी है
चित्रा, हाँ अंकल। दुकानदार, ठीक है, लाली ने कहा ना, लाली से कहना हम लोग पहुंच जाएंगे। चित्रा, जी अवश्य अंकल, और 2 किलो नहीं 4 किलो मोतीचूर के लड्डू भी पैक कर दीजिए। और ये लीजिए इसके पैसे। चित्रा ने पैसे आगे बढ़ाते हुए कहा और सोचती है, 2 तो आंटी पार्लर वाली को देगी और 2 मैं घर के लिए ही ले लेती हूँ। ठीक है बेटा, करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करो, कह दुकानदार ने अपने एक सर्वेंट को आवाज लगाई। एक व्यक्ति वहां आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख वह उससे बोला। वह पीछे एक ग्राहक कब से खड़ा होकर स्पेशल वाले मोतीचूर के लड्डुओं के लिए बोल रहा है, जाकर 5 डब्बे पैक कर दो। जी मालिक है, वो सर्वेंट अंदर चला जाता है। उन दोनों की बातें सुन चित्रा हैरानी होती है। वह सोचती है, ये स्पेशल वाला लड्डू का क्या अर्थ है? अंकल से ही पूछती हूँ। वह दुकानदार से बोली, अंकल ये स्पेशल मोतीचूर के लड्डू में मैं कुछ समझी नहीं। बेटा ये तो मैं अभी सबके सामने हूँ तो बता नहीं सकता। हाँ ये समझ लो, उन लड्डुओं में एक भोलेनाथ का प्रसाद मिला होता है, जिसको भोलेनाथ का अर्पण करने से वो प्रसन्न होते हैं। दुकानदार ने कहा, जिसे सुन चित्रा बोली, मैं समझ गई अंकल, और वह वही इंतजार करने लगी। शॉपकीपर खुद से लड्डुओं का वजन कर उन्हें वहीं ऊपर काउंटर पर रख देता है। सर्वेंट को 5 डिब्बे अंदर से लाकर वहीं रख देता है, जिसमें से चित्रा को देते हुए एक बॉक्स एक्सचेंज हो जाता है। धन्यवाद अंकल, चित्रा ने कहा, और वह घर के लिए निकल आती है। परम, राधिका और प्रेम तीनों छत पर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। राधु, परम भाई, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था कि हमें आपसे किरण की पसंद के बारे में कुछ पूछना था। क्या भाभी, पूछिए आप, परम बोला। राधु, वह हमने अपनी छोटी देवरानी के लिए ज्वेलरी में कुछ पसंद किया है, तो आप एक बार देख लेते तो हम प्रेम जी से क्या उसे पैक करा लेते। ओहो भाभी, अब किरण को क्या पहनना है ये आप और वो दोनों मिलकर देख ले। मुझे जैसे अबोध से पूछ रही है, बताओ मुझे क्या पता है ये सब। मैंने भी तो अपनी सारी जिम्मेदारी आप दोनों पर छोड़ रखी है, परम बोले। जिसे सुन राधु बोली, नहीं आता ना तो कोई बात नहीं, किरण आ रही है ना, सब सिखा देगी, फिलहाल हमारी मदद करो ना, कहते हुए वो प्रेम जी का फोन उठाती है और उसका लॉक खोल उसे क्लिक किए हुए ज्वेलरी को पिक्स दिखाती है। ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया मुझे। अब भाभी ने कहा है तो देखना ही पड़ेगा, सोचते हुए परम ने आंखें बंद कर एक फोटो सिलेक्ट करके कहा, ये देख लो भाभी, इसकी ये नौटंकी देख। राधु हंसते हुए बोली, ठीक है, आपकी इन हरकतों के बारे में हम जब किरण से कहेंगे ना, तब देखना आप। ये सुन परम बोला, मुझे पता है आप सपने में ही ऐसा नहीं करोगे। भला अपने प्यारे और भोले देवर की हंसी आप कैसे बनने देगी? ना ऐसा नहीं करोगी आप। इसी बात का आप हमेशा फायदा उठाते हैं, राधु ने कहा। तो आप सबका छोटा हूँ तो हरकतें भी वैसे ही होगी ना, परम ने कहा और प्रेम की गोद में सिर रखकर लेट गया। ठीक कहा, और हम ठाकुर जी से हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि आप इसी तरह सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरते रहे। चित्रा घर आ गई और मुस्कुराती हुई शोभा से बोली, आंटी जी, मैं 2 जगह 4 बॉक्स लड्डू ले आई हूँ। ठीक किया ना? चित्रा की बात शोभा बोली, बहुत अच्छा किया, मैं भी सोच ही रही थी कुछ और मिठाई एक्स्ट्रा मंगवा लेनी चाहिए थी। जैसा बताया वैसे करो और 2 बॉक्स किचन में रखाना, ठीक है? जी आंटी जी, चित्रा ने कहा और मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। लड्डू रखते हुए चित्रा ने बॉक्स 2 जगह रख लिए और एक सुंदर सी पॉली बैग में उन्हें रख बाहर ले आई और शोभा जी को देते हुए बोली, आंटी जी, आपने जैसा बताया वैसा पैक कर मैं ले आई हूँ। ठीक चित्रा, अभी इन्हें टेबल पर रख दो और अर्पिता के कमरे में जाकर उसे मेरे पास भेज दो, शोभा जी को सोचते हुए बोली। जी आंटी जी, क्या चित्रा ऊपर अर्पिता के कमरे में चली आती है और अर्पिता त्रिशा को सर अपनी गोद में रख उसे थपकी दे रही होती है। त्रिशा सो चुकी है, ये देख चित्रा बोली, इसे मैं कमरे में सुला दूंगी, तुम्हें आंटी जी नीचे बुला रही है। जी अर्पिता बोली। चित्रा आगे आती है, त्रिशा को उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। अर्पिता नीचे चली जाती है। आंटी जी, आपने हमें बुलाया, अर्पिता ने शोभा के जाकर खड़े होते हुए बोली। हाँ अर्पिता, यहाँ आओ मेरे पास, शोभा जी बोली।
अर्पिता थोड़ा आगे बढ़ती है और शोभा जी के पीछे जा थोड़ा झुकते हुए उसके पास जाती है तो शोभा जी धीमे से उससे कहती है, ये मिठाइयों का बॉक्स पार्लर वाली टीम को देने हैं। एक बार देख लो सब ठीक है कि नहीं। अगर सब सही है तो हम अपने हाथ से इन्हें दे देना, ठीक है? जी आंटी जी, अर्पिता बोली और बैग उठाकर अंदर चली जाती है। कुछ सोचकर वह उनकी पैकिंग चेंज कर देती है और अपनी तरफ से कुछ अमाउंट भी उसमें रख देती है। कुछ देर बाद अर्पिता अपने दोनों हाथों में उन्हें लेकर आती है, जिसे देख शोभा कहती है, अच्छी सजा की है अर्पिता मुस्कुरा देती है और दोनों मिठाइयों के बॉक्स उन्हें देते हुए कहती है, आप आई उसके लिए थैंक यू। आपके लिए हमारे घर के सबसे चहेते परम जी की शादी की मिठाई आंटी जी ने दी है। अब शादी वाले घर से खाली हाथ कैसे कोई जाएगा? जी इसके लिए थैंक यू, पार्लर वाली टीम ने कहा और वह वहां से चली जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और घर में मेहंदी के लिए चहल पहल दिखने लगी है, लेकिन शान अभी तक नहीं आए हैं। अर्पिता की नजरें बार बार दरवाजे तक जाती है और फिर लौट आती है। शोभा, शीला, कमला तीनों ये देख फुसफुसाते हुए कहती है, लगता है ध्यान बटाना पड़ेगा, मैं कुछ कहती हूँ जीजी, शोभा ने कमला से कहा। अरे अर्पिता, ये क्या मना कि मेहंदी लड़के की है तो क्या संगीत धमाल मचा गाना नहीं होगा? प्रेम कहाँ है, बुलाओ उसे। वो तो कह रहा था कि इस शादी में खूब धमाल करेगा, वो सब ख्वाहिशें पूरी करेगा, अपनी शादी में नहीं कर पाया था। कहाँ है वो, बुलाओ उसे, शोभा बोली। अर्पिता, हम देख कर आते हैं आंटी जी, कहते हुए अर्पिता राधु के कमरे की ओर चली जाती है, जहाँ चित्रा अपनी 2 ड्रेस लेकर राधु से पूछ रही होती है, राधु बता इनसे कौन सी पहनूं मैं, बताना कौन सा रंग पहनूं। उसके चेहरे पर खुशी देख राधु अर्पिता और शान के प्रेम की बात छुपाते हुए बोली, वाह अब तो रंगों से भी प्रेम हो गया है तुम्हें चित्रा मुस्कुराकर पलटते हुए बोली, श्वेत रंग ही अस्तित्व में था मेरे लिए राधु, लेकिन जब से वो आया है मुझे हर रंग से इश्क हो गया है। चित्रा की बात सुन राधिका खुद को रोक नहीं पाती और कहती है, चित्रा इन राहों पर बढ़ते हुए अपने कदम यही थाम लो, प्रशांत भाई के हृदय पर पहले से ही कोई और दस्तक दे चुका है। राधु की ये बात दरवाजे से आती हुई अर्पिता सुन लेती है। उसके कदम वही रुक जाते हैं। उसके इतने से ही उसके हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है। वो दरवाजे को थाम वही खड़ी हो आगे सुनती है। राधु, चित्रा सुन रही हो तुम? हमें ये बात कल ही पता चली, अगर पहले से पता होती तो हम तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नहीं कहते। प्लीज अपने कदम रोक लो और अपने आप को संभालो। प्रशांत अर्पिता से प्रेम करते हैं, तुमसे नहीं। राधिका की बात सुन चित्रा की आंखें भर आती है और वो तुरंत राधिका के गले लग जाती है। ये दृश्य देख अर्पिता वहां से चली आती है। उसे चित्रा के लिए बुरा लग रहा है। वो मन ही मन कहती है, चित्रा जी आप बहुत अच्छी है, हमें नहीं पता था कि आप भी शान से प्रेम करती है। हम भी बुद्धू है, समझ ही ना पाए। वो है ही इतने अच्छे कि उनसे किसी को भी प्रेम हो जाए। हम सम्मान करते हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन शान वो कोई वस्तु थोड़ी ही है जो हम बांट सके। वो सच में ही डूबी हुई थी कि सामने से प्रेम आते हुए देख जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछ प्रेम जी के पास जा कहती है, आपको आंटी जी बुला रही है। अर्पिता को उदास देख प्रेम जी उसकी उदासी का कारण प्रशांत का वहां न होना समझते हैं। प्रेम जी उदास मत हो, प्रशांत मेहंदी शुरू होने से पहले यहाँ पहुंच जाएगा, मेरी बात हो गई है उससे। जी के अर्पिता वहां से चली आती है और वह मुस्कुराने का अभिनय करते हुए शोभा जी के पास बैठ जाती है। प्रेम जी भी वहीं से मुड़कर वापस चले आते हैं। वहीं कमरे में चित्रा जब शांत होती है तो राधिका से कहती है, राधु अच्छा किया जो तूने मुझे फिर पाप करने से बचा लिया, नहीं तो फिर कोई ना कोई अनर्थ हो ही जाता। मैं प्रशांत के खुश रहने का प्रयास करूंगी। मैं जानती हूँ ये थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन तुमसे ही तो सीखा है अपने प्रेम की खुशी से खुश रहना। मैं कमरे में जाती हूँ, तैयार हो, नीचे भी आना है। आखिर हमारे छोटे यानी परम जी की शादी है तो थोड़ा सा
थिरकना तो बनता है, कहते हुए चित्रा मुड़ती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है, जहां आकर वो फपक फपक कर रोते हुए मन में भरा सारा दर्द आंसुओं के जरिए निकालने लगती है। चित्रा के जाने के बाद राधु दुखी होते हुए मन ही मन कहती है, हमें पता है तुम बहुत दुखी हो चित्रा, लेकिन अब तुम जताओगी नहीं, क्योंकि भविष्य में गहरा आघात पहुंचने से तो अच्छा ही है कि अभी सत्य को स्वीकार कर ली जाए। हम अब तैयार होते हैं, छोटे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बस उम्मीद करते हैं कि हम जब तुम्हारा दर्द बाहर निकलेगा तब तुम सबके पास नीचे आ जाओगी। कहते हुए वो बेड पर रखे कपड़े उठाती है और उन्हें लेकर कबर्ड में रख देती है। एक बार फिर आईना देखती है और फिर कमरे से बाहर परम के पास आकर बैठती है। सबको देख शोभा बोली, अब जब सब आ गए हैं तो अब किसका इंतजार है? अब नाच गाना शुरू करो, थोड़ा बहुत तो रंग जमाओ, महफिल सजाओ। प्रेम बेटे उतर आओ, मैदान में शुरुआत तुम ही करो। शोभा प्रेम की ओर देख बोली। शोभा की बात सुन प्रेम जी ने राधिका की ओर देखा और बोले, मां मैं अकेले कैसे महफिल में रंग सजाऊं? और भी कोई होना चाहिए साथ में। ना ही प्रशांत है और ना ही सुमित भाई और ना स्नेहा भाभी, वो भी तो आजकल आर्या को लेकर ही व्यस्त रहती है। तो बताओ अब मैं अकेला क्या करूं? प्रेम की बात सुन शीला बोली, क्यों अकेला कहाँ है? ये है तो अर्पिता, ये देगी तेरा साथ। क्यों अर्पिता? शीला ने अर्पिता से कहा, जिसे देख शोभा और कमला दोनों हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। कमला फुसफुसाते हुए बोली, शोभा लगता है तुम्हारी बातों ने कुछ तो असर दिखाया है छोटी पर। हाँ जीजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शीला की बात सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, जी बिल्कुल आंटी जी। कहते हुए वो उठकर सबके बीच से निकल सामने आ जाती है। प्रेम जी राधिका की ओर देखते हैं, जो बेचैनी के साथ उसी की ओर देख रही है। प्रेम जी कुछ सोचते हुए और वो ही एक तरफ मौजूद नमन की ओर देख हाथों को ट्यून कर गिटार लाने का इशारा करते हैं। नमन वहां से अंदर जाता है और प्रशांत का गिटार लाकर प्रेम जी को दे देता है। प्रेम जी वहीं खड़े हुए उसे ट्यून करते हैं। अर्पिता पीछे हट शोभा के पास जा बैठती है और सबकी मेहंदी देखने लगती है। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती है। शान को आता हुआ ना देख वह निराश हो जाती है। प्रेम जी गिटार ट्यून करते हुए गुनगुनाते हैं। वह एक बार फिर राधु की ओर देखते हुए कहते हैं, ये सॉन्ग तुम्हारे लिए राधु। परम, हाँ भाई, एक गाना तो बनता है। प्रेम जी गिटार ट्यून करते हुए जगजीत सिंह द्वारा गाई हुई गजल गाना शुरू करते हैं। वहीं अर्पिता ये देख मन ही मन सोचती है, कुछ गुण आपको विरासत में ही मिले हैं शान, लेकिन कहाँ है आप? आपको तो अब तक आ जाना चाहिए शान। सांझ भी ढल चुकी है, सभी यहाँ, सिर्फ आप ही नहीं है। सभी नहीं, चित्रा जी यहाँ नहीं है, हमें उन्हें यहाँ बुलाकर लाना होगा। सोचते हुए अर्पिता वहां से उठकर चित्रा के पास जाने के लिए उठती है, लेकिन सामने शान को आता हुआ देख वो रुक जाती है। प्रशांत आकर वहीं प्रेम के बैठ जाते हैं और एक बार अर्पिता की ओर देखते हैं, जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के सजाने सबको अपने प्रसन्न होने का संदेश दे रही है। शान को अपने पास बैठ देख प्रेम जी उसे आगे गाने के लिए इशारा करते हैं। शान हल्के से गर्दन हिला आगे गाते हैं। गाना खत्म होता है तो सभी तालियां बजाते हुए कहते हैं, वैसे इस बार काफी मजा आया। राधु मुस्कुराते हुए परम से कहती है, लीजिए देवर जी, मेहंदी भी लग गई है आपको, अब आपके। शोभा, इसके तो लग गई, अब तुम तीनों भी लगा लो। और चित्रा वो कहाँ है? त्रिशा अब तक सोई नहीं क्या? शोभा जी ने राधु से कहा तो राधु अपनी परेशानी छिपाती हुई बोली, नहीं माँ, उसने बोला था हमसे कि वह कुछ ही देर में आ जाएगी। ओह, तो परेशानी का कारण कहीं चित्रा तो नहीं है? पता करता हूँ। कहते हुए प्रेम जी ऊपर चित्रा के फ्लोर की ओर बढ़ जाते हैं और दरवाजे पर जा चित्रा से कहते हैं, कहाँ हो चित्रा, आओ नीचे, सभी एंजॉय कर रहे हैं, तुम ही नहीं हो। चित्रा बिन दरवाजा खोले ही बोली, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, आप चलिए। ठीक है क्या? प्रेम वापस नीचे आ जाते हैं। शान भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। मेहंदी वाली अर्पिता राधिका और स्नेहा को भी मेहंदी रखने लगती है एवं कुछ ही समय में वह सबके हाथों पर मेहंदी एक सुंदर से चित्र बनाती है। अर्पिता अपने एक हाथ पर सुंदर सी डिजाइन और दूसरे हाथ पर केवल एक गोला चांद बनवाती है। वहीं राधिका और स्नेहा मुस्कुराते हुए एक दूसरे को अपनी मेहंदी लगे हाथ दिखाती है।
पर हम वहां से उठकर प्रशांत के रूम की ओर बढ़ जाते हैं। प्रीति, महक, शोभा, शीला सभी मिलकर खूब नाच गाना करते हैं। सबको एक साथ देख राधु प्रेम जी से फुसफुसाते हुए बोली, प्रेम जी अब सब लोग इतने खुश हैं तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, आप कुछ मीठा ला देंगे प्लीज। राधु की बात सुन प्रेम जी हैरानी से बोले, मीठा चाहिए राधु, वो भी इस समय? राधु अब मन तो मन है, प्लीज ला दो ना, कहीं से भी लाओ, लेकिन हमें अभी चाहिए। राधु ने प्रेम जी से धीमे स्वर में जिद करते हुए कहा, ठीक है लाता हूँ, अब मेरी राधिका ने कुछ मांगा है और प्रेम न लाए, ऐसा इन 2 सालों में तो कभी नहीं हुआ। नहीं, मैं लेकर आता हूँ, तुम बस इंतजार करो। कहते हुए प्रेम शोभा के पास गए और शोभा से, माँ मैं अभी कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, राधु को कुछ मीठा खाना है। शोभा, तो उसके लिए बाहर नहीं रसोई में जाओ, मैंने दोपहर में ही डिब्बे मिठाई मंगवा लिए थे, दोनों ही ले आना, सब मिल बांट कर खाएंगे। ओके माँ, धन्यवाद। कह प्रेम वहां से रसोई में चला जाता है और दोनों मिठाई के डिब्बे उठा लाता है और लाकर शोभा को देते हुए कहता है, लीजिए माँ। शोभा प्रेम से, एक काम करो, एक सभी को बांट दो और जितने बच्चे उन्हें रसोई में रख देना। प्रेम, ठीक है माँ, कहते हुए सभी को बांट देते हैं। शुरुआत अपने पिताजी से करते हैं। राधिका के हाथ में मेहंदी लगी होने के कारण उसे वो अपने हाथ से खिलाकर आगे बढ़ सभी को बांट देते हैं। अर्पिता लेने से मना कर देती है। आधा बॉक्स बचता है जिसे ले जाकर प्रेम रसोई में रखाते हैं। कमला प्रेम से कहती है, प्रेम बेटे बहुत देर हो गई है, इसे अंदर ले जाओ, सर्दी बढ़ रही है, सर्दी लग जाएगी। अब प्रेम जी राधु को लेकर वहां से चले जाते हैं। अर्पिता वही शीला और शोभा के साथ रुककर सब कुछ समेटने में मदद करती है। चित्रा भी खुद को संभाल नीचे आ जाती है। शोभा जी चित्रा की ओर देखते हुए मुस्कुराते हैं और उसकी लाल आंखें देख वो इशारों से पूछती है, क्या हुआ? चित्रा इशारों से ही बोलती है, कुछ नहीं। शीला शोभा से, जीजी प्रशांत आ गया है तो मैं जरा उसे देखकर आती हूँ, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? ठीक है शीला, शोभा ने कहा तो शीला उठकर प्रशांत के कमरे में चली जाती है। अर्पिता और चित्रा भी अपने अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जा अर्पिता अपने हाथों से मेहंदी छुड़ा देती है। शीला प्रशांत के पास गई और उससे बोली, बहुत व्यस्त रहा ना आज का दिन? प्रशांत, हाँ माँ, थोड़ा सा। शीला, गुड, एक काम कर, फ्रेश हो लो, फिर बाहर आ जाना, मैं अर्पिता को बोल दूंगी तेरे लिए खाना लगा देगी। मैं जीजी के साथ कल के दिन के बारे में चर्चा कर लूंगी। अब कल बारात जाएगी तो क्या कुछ रस्में होनी है, सब देख लूं, समझ लूं। अर्पिता नाम सुनकर ही प्रशांत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन सामने माँ को देख खुद को रोक लेते हैं। अब माँ है, बच्चे का हाव भाव से ही सब समझ जाती है। सो शीला सान की दबी मुस्कान देख लेती है और मन ही मन कहती है, नाम सुनकर ही चेहरा खिल गया है, एक मौका देकर देखती हूँ अर्पिता को, शायद जीजी गलत नहीं है। अब इतने दिन से यहाँ रह रही है तो ऐसा तो मुझे कुछ गलत नहीं लगा, सिवाय उस गिफ्ट को जो क्या था ये नहीं पता। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? सान ने पूछा तो शीला अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, कुछ नहीं प्रशांत, मैं जाती हूँ, जल्दी ही आ जाना, ठीक है? जी माँ, सान ने कहा तो शीला जी उठकर वहां से बाहर चली आती है। वो अर्पिता के कमरे में जाती है और उससे बोली, अर्पिता मुझे जीजी के साथ कुछ जरूरी कार्य करना है, तुम जरा प्रशांत के लिए खाना लगा देना। जी आंटी जी, अर्पिता बोली। शीला जी वहां से चली जाती है। अर्पिता नीचे चली आती है और रसोई में रखा खाना गर्म कर डाइनिंग पर लगा देती है और प्रशांत के आने का इंतजार करने लगती है। प्रशांत भी जब तक आ जाते हैं उन्हें देख अर्पिता खाना थाली में निकाल सान के पास रख दूसरी तरफ आकर सामने बैठ जाती है। सान ने अप्पू की ओर देखा और बोले, तुमने खाया? अर्पिता, नहीं, मन नहीं था, सुबह से कुछ न खा ही रही है। सान, कभी पापड़ तो कभी पूरी, इसीलिए अभी शाम को मन नहीं हुआ। ठीक है अप्पू, वैसे ये बताओ क्या हुआ, परेशान क्यों हो? माँ ने कुछ कहा क्या तुमसे? सान ने पूछा। अर्पिता बोली, नहीं सान, आंटी जी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो बहुत अच्छी है और हम परेशान नहीं है, बस यूं ही मन भारी हो रहा था।
ठीक है, कहते हुए वो थोड़ा सा खाना खाते हैं और थाली में रखा लड्डू उठाकर खाते हुए कहते हैं, लड्डू बड़ी टेस्टी है, एक और मिलेगा? हूँ सान, हम लेकर आते हैं, अर्पिता ने कहा और रसोई की ओर जाने लगी। जिसे देख सान बोले, मैं छत पर इंतजार कर रहा हूँ, वही ले आना। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। कहानी कैसी लगी? आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।